नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7th विषय विज्ञान साइंस का अध्याय 6 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले, तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय। और परिचय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से समझने के लिए पहले आप लोगों को उनके पीछे जो बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को समझनी ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहला बात जो है आपका वो है पदार्थ के बारे में, यानी कि पदार्थों के बारे में आपको जो है वो पहले समझनी है। और आपको ये भी समझनी है कि पदार्थों में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक आपका होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है आपका रासायनिक गुण। और इन्हीं पदार्थों के यदि भौतिक गुण में यदि किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिल रहा है तो उसी को हम लोग एक तरह से भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और यदि पदार्थों के रासायनिक गुण में किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिल रहा है तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन जो है वो कहते हैं। तो इसको समझने के बाद इसके तुरंत ही हम लोग जो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा भौतिक परिवर्तन, और इसे हम लोग काफ़ी विस्तार से जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है वो पढ़ने वाले हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा रासायनिक परिवर्तन, इसे भी हम लोग जो है कि काफ़ी विस्तार से जो है वो पढ़ने वाले, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम ही है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इन दो टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंतर्गत काफ़ी डीपली जो है वो पढ़ने वाले हैं। देखेंगे उसमें से आपका पहला आएगा लोहे में जंग लगना। ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है और इसे हम थोड़े विस्तार से जो है वो देखने वाले हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए एक जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और इस विधि यानी कि इस प्रक्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन या हिंदी में इसे यशद लेपन कहा जाता है। तो लोहे में जंग लगना, इसके अंतर्गत हम लोग गैल्वेनाइजेशन यानी यशद लेपन को भी थोड़े विस्तार से जो है वो पढ़ने वाले हैं। पांचवा और आखिरी जो टॉपिक्स हमारा रहेगा वो रहेगा क्रिस्टलीकरण, और ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और इसे भी हम थोड़े विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इतने सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि इस चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पदार्थों को समझना पड़ेगा। वैसे मैंने आप लोगों को पदार्थों के बारे में बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, मैं एक बार यहाँ फिर बता देता हूँ। जो नए बच्चे हैं जो शायद वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जो है कि समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थों को समझते हैं कि आखिर ये पदार्थ क्या होते हैं, क्योंकि एक ये जो साइंस जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें पदार्थ जो है वो काफ़ी जो है कि रोल प्ले करता है और पदार्थ से ही रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें जो है वो होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को पदार्थों को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, विरोध प्रकट करे, पदार्थ कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल है, यानी कि पदार्थ हम उन वस्तुओं को कह सकते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, यानी कि किसी प्रकार का उसमें भार हो, वजन हो, और उसे आप कहीं रखते हैं तो वो क्या करता है, स्थान यदि घेर रहा है और उस पर आप यदि चोट करते हैं तो बदले में वो भी आपको चोट करता है, यानी कि वो विरोध प्रकट कर रहा है। यदि ऐसी चीज़ें आपको किसी वस्तु में जो है वो देखने को मिलती है तो आप उसे आराम से जो है वो पदार्थ जो है वो कह सकते हैं। जैसे कि आपका लोहा, पानी, हवा, ये सभी आपके जो हैं वो पदार्थ होते हैं, क्योंकि इन सबों में ये सभी गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। वैसे इन्हें हम लोग सिंपल लैंग्वेज में वस्तु बोलते हैं और साइंस की दुनिया में इसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। और साइंस की दुनिया में थोड़ी सी प्रायोरिटी रखी गई है कि उसके जो कि वस्तु में जो है कि वो द्रव्यमान हो, स्थान घेरे और विरोध प्रकट करे, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। तो यहाँ तो आप समझ पा रहे हैं कि ये पदार्थ क्या होते हैं। अब आप लोगों को समझना है कि पदार्थ में दो प्रकार के गुण होते हैं, यानी कि ये सभी पदार्थ जो हैं, जो भी पदार्थ हैं, उसमें दो प्रकार के गुण होते हैं। एक आपका भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। तो सबसे पहले भौतिक गुण को समझते हैं कि आखिर भौतिक गुण वैसा कौन सा गुण जो है वो पदार्थों में होता है। तो पदार्थ के आकार यानी कि शेप और आमाप यानी कि साइज, रंग,
और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई लोहा ही है, जैसे कि लोहा ही है, तो आप मान लीजिए कि लोहा में यदि इसका किसी प्रकार का आकार है, आप लोग जानते हैं कि आकार तो होता ही है, ये मोटा पतला ये सभी हो सकते हैं, तो ये आपका जो है कि शेप हो जाएगा, आकार हो जाएगा। साइज में आपका ये बड़ा छोटा ये हो सकते हैं, रंग में ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अवस्था यानी कि इसकी अवस्था देखी जाए तो ये ठोस अवस्था में होती है। तो ये सभी चीज़ें जो पदार्थों में होती है, ये पदार्थों के कौन से गुण कहलाते हैं? भौतिक गुण। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि भौतिक गुण हम लोग किसे कहते हैं पदार्थों के। वैसे देखा जाए तो ये सभी चीज़ें एक तरह से नेचुरली पाई जाती है पदार्थों में। जैसे कि आप लोग कोई भी पदार्थ देखते होंगे कि जैसे कि जल है, तो उसकी कौन सी अवस्था है? आप लोग जानते हैं कि जल जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो नेचुरली द्रव अवस्था में ही पाया जाएगा जब तक उसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप ना किया जाए। तो एक तरह से भौतिक गुण को आप नेचुरली गुण से भी रिलेट कर सकते हैं कि ये पदार्थों में ये सभी जो हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो इस प्रकार के गुण जो होते हैं वो भौतिक गुण होते हैं। यदि इसी प्रकार के गुणों में पदार्थों में यदि किसी प्रकार का बदलाव होता है तो इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यदि सिंपल में समझाने का प्रयास करूं तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि जैसे यहाँ मैंने आपको जल लिया है, तो आप लोग मैं आपसे यदि पूछूं कि जल में भौतिक गुण कौन कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहले अवस्था आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि द्रव अवस्था में है। वैसे साइज और आकार ये दो चीज़ें इसमें नहीं पता चलेगी। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये सभी जो भौतिक गुण देख रहे हैं, इसमें से यदि किसी एक गुण में भी बदलाव होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो यहाँ अवस्था तो पता चल रहा है, और इसके साथ साथ रंग आप देख सकते हैं। वैसे इसका कोई रंग भी नहीं होता है, बट आप सफ़ेद या इस तरह से कह सकते हैं, बट इसका कोई रंग भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ अवस्था जो है वो स्पष्ट आ रहा है कि ये जो है वो द्रव फॉर्म में है, यानी कि लिक्विड में है। अब इसे आप क्या करते हैं कि इसे आप जो है एक तरह से फ्रीज में रख कर के इसको क्या करते हैं, आप बर्फ़ बना देते हैं, यानी कि जमा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी अवस्था बदल गई, और आप देख सकते हैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं इसका आकार, शेप, ये सभी चीज़ें जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि जल से जो ये बर्फ़ बन रहा है, यानी कि जल के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, तो जल से बर्फ़ का बनना एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरह मैं आप लोगों को लोहे को समझाने का प्रयास करूं, तो लोहा आप देखते होंगे, यदि सिंपली इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें भी आप जो है कि, वैसे मैं आप लोगों को लोहे में आप लोगों को रासायनिक परिवर्तन बताऊंगा तो वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। वैसे यहाँ आप जो है शायद ये भौतिक परिवर्तन को आप समझ पा रहे और ये भौतिक गुण को भी समझ पा रहे। अब आप लोगों को समझना है रासायनिक गुण के बारे में। तो पदार्थों के सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक गुण कौन सा होता है। तो किसी पदार्थ के रासायनिक गुण से आशय किसी ऐसे गुण से है जो रासायनिक अभिक्रिया के समय या उसके बाद अपना प्रभाव दिखाता है। ये देखिए नेचुरली नहीं पाया जाता है, इसमें जब तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना किया जाए किसी दूसरे चीज़ों के द्वारा, तब तक ये अपना किसी प्रकार का जो है एक तरह से बदलाव जो है, अपना गुण जो है वो प्रदर्शित नहीं करता है। और उसी को एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी अलग अलग पदार्थों के साथ ये यदि अभिक्रिया करती है, उसके साथ मिलती है, तब ये कि कोई पदार्थ जो है अपना जो गुण दिखाता है, तो वो आपका एक तरह से कहलाएगा पदार्थों का रासायनिक गुण। जैसे मैं इस लोहे से आपको समझाना चाहूँ, तो ये आप लोहा देख रहे हैं, तो सिंपली लोहा जो है इस कलर का नहीं होता है। यदि आप इसे खुली वातावरण में छोड़ दें तो ये क्या करता है, हवा और पानी के साथ क्या करता है, एक तरह से अभिक्रिया करता है, उसके साथ मिलता है, और उसके साथ मिलने के बाद जो इसका रासायनिक गुण होता है वो इसमें दिखाई पड़ता है कि जैसे आप इसके ऊपर जो है जंग को पाएंगे, एक नई चीज़ को पाएंगे, जंग को। तो ये जो अपना एक तरह से इफेक्ट दिखा रहा है, ये एक तरह से अपने रासायनिक गुण को प्रदर्शित कर रहा है। और इस रासायनिक गुण के वजह से इस लोहे में जो भी आप परिवर्तन देखते हैं कि जंग लग गया, यानी कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, तो वही परिवर्तन, वही बदलाव आपका क्या कहलाता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से मैं आप लोगों को पीछे से कनेक्ट किया
कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को पदार्थों को समझाया, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि पदार्थों में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक आपका भौतिक गुण और एक आपका रासायनिक गुण। यदि भौतिक गुण में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, और रासायनिक गुण में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक गुण कहलाएगा। तो ये सभी बातें इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सभी बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन को और विस्तार से जो है वो अध्ययन करेंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों को पीछे ही इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसका एक तरह से कह सकते हैं टेलर जो है वो दिखा रखा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ फिल्म दिखाने वाला हूँ, किसका, तो भौतिक परिवर्तन का। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन को समझते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुणों आपको पीछे ही मैंने बता रखा है कि भौतिक गुण पदार्थों के कौन कौन से होते हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का बदलाव होता है तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो पानी का जमकर बर्फ़ बनना, ये एक प्रकार का क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि यहाँ जो पानी आपका पदार्थ है, इस पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। दूसरा आपका है चीनी का पानी में घुलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना, ये भी आपका एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो आप यहाँ ये थोड़े उदाहरण जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। कभी कभी ये एग्जाम्पल ही आपके एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि पानी का जमकर बर्फ़ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वो आपका एक तरह से भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को कुछ और बातें जो है वो जाननी है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आप लोग यहाँ ये पॉइंट जो है वो समझने लायक है कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि मान लिया जाए ये आपका पानी है और पानी को जमाकर आपने क्या बनाया, बर्फ़ बनाया, तो यहाँ कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है। यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, सिर्फ अवस्था चेंज हुआ है। तो यही तो खास बात है भौतिक परिवर्तन में। अवस्था एक प्रकार का भौतिक गुण है पदार्थों का, और यहाँ सिर्फ अवस्था बदल रहा है, तो इसलिए तो इसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जबकि इसमें किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ अवस्था जो है वो बदल जाती है। जैसे कि यहाँ आप जो है क्या कर सकते हैं, पानी को गर्म करें तो आपको जो है भाप दिखाई देगा, वो भी एक प्रकार का आपका एक तरह से पानी ही है, लेकिन ये सिर्फ अवस्था चेंज कर लिया कि यहाँ आपका एक तरह से द्रव था और यहाँ आपका जो है वो गैस दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी इसलिए क्योंकि भौतिक परिवर्तन को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। सबसे पहले ये नोट में जो मैंने बात कही है, पहले आप लोग इसे थोड़ा सा समझ लें कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है, इसलिए तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। इसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे आपने यहाँ क्या किया, पानी को क्या किया, बर्फ़ बनाया, यानी कि इसकी अवस्था को बदल दिया। तो क्या आप इस बर्फ़ से फिर से पानी को प्राप्त कर सकते हैं? तो आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। वैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ सर प्राप्त कर सकते हैं। आप इस बर्फ़ को थोड़ी देर ही आप खुली हवा में छोड़ दें तो ये धीरे धीरे पिघल करके क्या हो जाएगा, फिर से ये पानी ही बन जाएगा। यानी कि यह पुनः प्रारंभिक अवस्था को ये क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, अस्थायी है। अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, यानी कि इसे पुनः जो भी इसका प्रारंभिक अवस्था है उसे हम लोग ला सकते हैं। जैसे आप लोगों ने आइसक्रीम खाया होगा तो आप लोग देखते होंगे कि आइसक्रीम जो है वो जल्दी जल्दी पिघल रहा है, क्योंकि वो खुली हवा में है तो वो अपनी अवस्था को बदल रहा है। तो एक तरह से ऐसे भी आप जो है समझ सकते हैं। वैसे यहाँ जो भाप है, इससे यदि आपको पानी प्राप्त करना हो तो आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे यहाँ भाप चल रहा है, आपको इसके
जस्ट बगल में आपको एक बर्तन लगाना है और ऊपर जो है एक तरह से बर्फ़ रख देना है, ताकि ये इसमें सटने के बाद तुरंत ये ठंडा हो और फिर ये अपनी प्रारंभिक अवस्था जो जल थी उसमें जो है ये अपना रूप ले ले और ये धीरे धीरे इस बर्तन में आएगा। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि भौतिक परिवर्तन को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। तो शायद आप भौतिक परिवर्तन में मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई वो सभी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक परिवर्तन, और यहाँ से हम लोग रासायनिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा मिस्टीरियस है क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हम लोगों को एक तरह से क्रियाकलाप के माध्यम से जो है वो समझनी पड़ेगी, और तब आप जो है कि इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें एक से अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। यानी कि आप एक पदार्थ है, आप दूसरे पदार्थ को मिलाएंगे दूसरे पदार्थों के साथ तो वो एक नया पदार्थ आपको बना कर देगा, और वही जो नया पदार्थ बनेगा उस दोनों पदार्थों में जो बदलाव आपको दिखेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ये एक तरह से मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि रासायनिक गुण क्या बताया था कि रासायनिक गुण जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थों के मिलने के बाद वो अपना रासायनिक गुण जो है वो प्रदर्शित करता है, वो अपना इफेक्ट जो है वो दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लोहे में जंग लगना, ये आपका एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आप लोहा जो है और लोहा को आप खुली हवा में छोड़ते हैं तो लोहे पर जो जंग लगता है वो एक नया पदार्थ आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, और वही नया पदार्थ एक तरह से जो पदार्थ में आप बदलाव देख रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। वैसे और एग्जाम्पल देखा जाए तो कोयले का जलना, वैसे कोयले का ही जलाना नहीं, आप जितनी भी वस्तुएं जलती हुई देखते हैं जैसे कि मोमबत्ती का जलना, ये लकड़ी का जलना, ये सभी आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। भोजन का पाचन, आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में बता भी रखा है कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन पेट में जाने के बाद वहाँ कई सारे और भी पदार्थ जो है, रस जो है वो निकलते हैं और फिर आपस में वो अभिक्रिया करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर जो है भोजन जो है वो पचता है। तो एक तरह से कह सकते हैं भोजन जो का पाचन जो है वो एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। वैसे फलों का पकना जो है वो भी आपका एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, आप लोग जानते हैं कि अंगूर को एक तरह से फर्मेंटेशन करके किण्वन करके इससे जो है अल्कोहल या एक तरह से वो जो मुनक्का आप लोग कहते हैं किशमिश, वो भी बनाया जाता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये भी आपका एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है और इसमें एक नया पदार्थ जो है वो बनता है। दूध से दही का बनना, ये भी आपका जो है वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने तो देखा, लेकिन आप लोगों को रासायनिक परिवर्तन में कुछ और बातें जो है वो ध्यान में रखनी है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बन रहा था। जैसे कि आप लोग इसमें से किसी एक भी उदाहरण को लें कि जैसे आप लोग कोयले को यदि जलाएं तो आप देखेंगे कि राख जो है वो एक नया पदार्थ है। भोजन का पाचन जो है अंदर तो पचता है, आप तो अंदर देखने नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ भी एक नया पदार्थ बनता है। फलों का पकना, जब फल कच्चे होते हैं तो उनका स्वाद और वो अलग तरह से दिखते हैं, पकने के बाद वो एक नया चीज़ उसमें बन के आता है, तो इसलिए फलों का पकना भी आपका जो है एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन किया जाता है अंगूर का, तो यहाँ भी एक नया पदार्थ जो है वो बनता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो ये सभी में मैंने कुछ आपको बता रखा है। वैसे इसका महाभारत में आप लोगों को बताऊं तो वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि रासायनिक परिवर्तन में जो है वो नया पदार्थ बनता है। अब रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, ऐसा इसलिए क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अस्थायी परिवर्तन इसलिए है क्योंकि जिस तरह से भौतिक परिवर्तन में हम लोगों ने देखा कि प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं पदार्थों की, लेकिन यहाँ हम प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये एक तरह से अस्थायी परिवर्तन है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपने दूध से दही बनाया, तो क्या आप दही से फिर दूध बना सकते हैं?
यदि आपने कोयले को जलाया और राख से क्या फिर से आप कोयले को बना सकते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स से आप और भी बहुत इस पे जो है कि अपना विचार जो है अपना जो सोच सकते हैं, और आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप जो है उसे प्रारंभिक अवस्था में आप ला सकते हैं। अब जो ये नोट में मैंने आप लोगों को बताई कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे मैं आप लोगों को शायद अभी आप शायद क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इसके अगले पेज पे ही मैं आप लोगों को इस पॉइंट को जो है वो क्लियर कर दूंगा। बस आप लोगों को थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो नया पदार्थ बनता है ना, तो वो एक पदार्थ दूसरे पदार्थों के साथ मिलता है और फिर वो जो अपना रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है और जिससे एक नया पदार्थ बनता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया भी है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे, और ये आपकी NCERT से ही मैंने लिया है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम का दहन करेंगे। दहन सबसे पहले आप लोगों को समझा दूँ कि दहन का मतलब होता है किसी चीज़ को यदि जलाना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। देखिए साइंस में ना सिंपल शब्दों को बड़ा ही एक तरह से कठिन रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ जलना ही बोल देता तो क्या दिक्कत था, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है दहन। अब जो बच्चे पहली बार सुनेंगे उनको लगेगा कि ये दहन क्या होता है। तो दहन बेसिकली सिंपल क्या होता है, ये जलना, यानी कि किसी को जलाया जाए, किसी चीज़ को जलाया जाए तो यहाँ दहन बोला जाता है। तो अब सबसे पहले ये जो मैग्नीशियम है इसका एक रिबन लेना है आपको, एक तरह से फीता लेना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैग्नीशियम का रिबन होता है, यानी कि फीता होता है। आपको थोड़ा सा इसको कट करके आपको लेना है मैग्नीशियम रिबन को, और इसको आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना है। वैसे आप सिंपल सोचे तो आप बिना ऑक्सीजन की किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते हैं। यदि आपको जलाना हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है वो ज़रूरी है। तो जैसे ही आप मैग्नीशियम को जो है कि खुली वातावरण में जलाएंगे तो ऑक्सीजन तो खुली वातावरण में उपस्थित है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सांस तो हम लोग वातावरण से ही लेते हैं। तो ये मैग्नीशियम जो है जब ऑक्सीजन को आप दहन करेंगे, जलाएंगे, तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, यानी कि ये जलने के बाद क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो आप लोगों को दो चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे यहाँ मैंने मैग्नीशियम लिया है और ब्रैकेट में जो Mg लिया है, आप लोग समझिएगा कि यहाँ जो ये सभी आप देख रहे हैं इसके बहुत सारे संकेत होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का O होता है, पोटेशियम का K होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। तो इसलिए मैंने Mg ही ले लिया। वैसे हम Mg और O2 इस तरह से भी ले करके आपको यहाँ समझा सकते थे, लेकिन मैंने हिंदी और उसका संकेत यानी कि जिससे वो इंडिकेट किया जाता है वो दोनों को साथ साथ लिया है, ताकि जो बच्चे यदि ये इंडिकेट जो करते हैं यानी कि संकेत नहीं पता हो तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये Mg क्या है। और जो बच्चे जान रहे होंगे तो जान ही रहे हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये चीज़ें जो है वो बनाई है। तो आप लोग यहाँ समझिएगा कि मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, कि जैसे कि मैग्नीशियम का रिबन आप लिए, थोड़ा सा कट किए, आपको क्या करना है, मोमबत्ती में जलाना है। वैसे यहाँ जलाने के लिए क्या किया है कि एक जो है कि एक तरह से इसको चिमटा कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया गया है ताकि आपका हाथ ना जले, और आपको इस तरह से यहाँ जो है लहराना है यानी कि जलाना है। और दहन करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा एक प्लेट जो है वो नीचे रखना है ताकि इसका राख जो है वो प्लेट में जा कर के जमा हो। और यही राख जो जमा होता है इसी को मैग्नीशियम का ऑक्साइड कहा जाता है। आप सिंपल ये समझिएगा, ये मत समझिएगा कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है। यानी कि मैग्नीशियम को यदि जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ये जलता है, और जलने के बाद जो इसका राख बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये फीता है और यहाँ जलाया जा रहा है और इसका राख जो है इस गिलास में जो है वो इकट्ठा किया गया। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया हुआ तो ये क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यानी कि एक नया पदार्थ बन रहा है। तो आप सिंपल ये तो समझ ही रहे हैं कि ये एक तरह से रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि यहाँ नया पदार्थ बन रहा है। अब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यहाँ ये भी आपको समझना है, क्योंकि ये आपका एक तरह से अस्थायी परिवर्तन है। अब आप लोगों को समझना ये है कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप यदि जल में मिलाएं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने लिया और प्लस जल का सूत्र आप लोग जानते हैं H2O होता है। तो यहाँ आपको एक गिलास लेना है और इसमें आपको जल लेना है और फिर ये जो ऑक्साइड था इसको इसमें आपको डालना है।
तो इसके बाद डालने के बाद आप देखिएगा कि एक नया पदार्थ बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सूत्र जो होता है वो होता है MgOH। तो ये आपका एक तरह से देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ जो है वो बन रहा है। यानी कि यहाँ आपको समझना ये है कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नया पदार्थ तो बन ही रहा है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन के बाद जो नया पदार्थ बना इसको एक अलग पदार्थ के साथ आप मिलाते हैं। जैसे कि नया पदार्थ यहाँ एक तरह से एक अलग पदार्थ जल हुआ, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करके ये बना, और फिर इसके बाद ये जल और मैग्नीशियम ऑक्साइड के मिलने के बाद जो ये नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसी को तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग पदार्थ है और जल आपका एक अलग पदार्थ है, और ये दोनों मिल करके आपका क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया भी है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो वही बातें मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया है कि अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है। जैसे देखिए ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक तरह से आपका क्या है, क्षारक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से नया पदार्थ बना। तो अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर बनता है। ये जो समीकरण है इसके हिसाब से ये लिखा गया है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो यहाँ बना, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। यानी कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एक नया पदार्थ है, और ये कैसे बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप जल के साथ घोले तो ये आपका एक नया पदार्थ बना। तो इसी को यहाँ जो है वो लिखा गया। इसलिए तो नोट में यहाँ फिर से मैंने आप लोगों को वही बातें लिख दी है कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है रासायनिक परिवर्तन एक किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये अस्थायी परिवर्तन है, और इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन में जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई वो सभी बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में इतना से ही काम नहीं चलेगा, कुछ और बातें जो है वो समझनी पड़ेगी, और ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये आपके NCERT में ही दिया गया है, और इसमें काफ़ी एक तरह से घुमा करके जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से जो है वो समझनी है। तो गौर फरमाइएगा कि नए पदार्थ के अलावा, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो रासायनिक परिवर्तन में हम एक नया पदार्थ को पाते हैं, तो नए पदार्थ के अलावा रासायनिक परिवर्तन में कई प्रकार की घटनाएं भी हो सकती है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में जो है एक नया पदार्थ तो बनता ही है, नए पदार्थ के बनने के अलावा जो है कुछ और घटनाएं भी होती है रासायनिक परिवर्तन के समय। और उन घटनाओं में से किन किन घटनाओं कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो थोड़ा सा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जैसे रासायनिक आप परिवर्तन देखेंगे तो आप लोगों को क्या होगा कि ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, जैसे कि आपका एक पराबैंगनी जो विकिरण होता है का निर्मुक्त का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि निकलना अथवा अवशोषित होना। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अवशोषित, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो ले भी सकता है और वो छोड़ भी सकता है। यानी कि कहीं भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ जो संभावना होगी वहाँ ऊष्मा भी निकल सकती है, एक प्रकार का प्रकाश भी निकल सकता है, और किसी प्रकार का विकिरण यानी कि पराबैंगनिक किरण भी निकल सकता है। और उसके अलावे ये पराबैंगनिक विकिरण को अवशोषित यानी कि ले भी सकता है और ये छोड़ भी सकता है। यानी कि ये सभी घटनाएं जो है वो रासायनिक परिवर्तन के होते समय ये हो सकती है। तो ये पहला आपको घटना जो है वो ध्यान में रखना है। इसके अलावे ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का उत्पन्न होना का मतलब हुआ कि ध्वनि भी निकल सकता है। उत्पन्न का मतलब एक तरह से निकलना होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के समय आपका कोई आवाज़ जो है वो भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावे गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, तो इसमें आपका क्या होगा कि सुगंध जो होता है उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है, और एक नया सुगंध भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावे रंग में परिवर्तन, यानी कि पहले जो रंग था
यदि रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके बाद आपको रंग में भी परिवर्तन यानी कि रंग में भी बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है रासायनिक परिवर्तन के समय। किसी गैस का बनना यानी कि एक नया गैस भी बन सकता है। यानी कि देखा जाए तो रासायनिक परिवर्तन के समय ये सभी घटनाएं जो हैं वो घटित हो सकती है। वैसे मैं आप लोगों को एक और चीज़ें बता दूं कि यहाँ ये सिर्फ बोल देने से काम नहीं चलेगा। वैसे मैं आप लोगों के लिए आगे जो है वो चीज़ें रखी हुई है कि मैं आप लोगों को इसे प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से रासायनिक परिवर्तन के समय ये सभी घटनाएं जो है वो घटित होती है सच में। ऐसे कह देने से नहीं होगा, क्योंकि ये साइंस है और साइंस तो एक तरह से शर्तों पे चलता है, आपको प्रूव करके दिखाना होगा। ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि ध्वनि निकलता है, गंध में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। आपको तो प्रूव करके मैं दिखाऊंगा और आपकी एनसीईआरटी में भी प्रूव करके दिखाया है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा थिंकिंग यानी कि सोचने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देता हूँ कि जैसे ध्वनि उत्पन्न, ये रंग परिवर्तन या किसी गैस, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक नोट में एक थोड़ा सा रखा है और इससे आप इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं कि जैसे देखिए पटाखों का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है। आप लोगों ने पटाखा तो जलाया ही होगा, मैं जानता हूँ, और दिवाली भी आ रही है, नहीं जलाया तो जला लीजिएगा। इसमें क्या होता है, विस्फोट से ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, ध्वनि निकलता है और अरुचिकर गैसें निकलती है। अरुचिकर मतलब हानिकारक जो है वो गैसें भी जो है वो निकलती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका जो है एक बच्चा जो है वो पटाखा जो है वो जला रही है, तो आप यहाँ धुएं देख सकते हैं। तो ये धुआं आपका एक तरह से गैस है, यानी कि गैस जो किसी गैस का बनना, यानी कि एक घटना तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गैस बन गया। फिर आप देख सकते हैं कि प्रकाश भी निकल रहा है, तो ये दूसरी घटना जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ कि प्रकाश भी निकल सकता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है। ऊष्मा आप लोग जानते हैं कि उससे एक तरह से आग भी होता है, यदि आप उसे हाथ में छोड़ें तो आपका हाथ वो जल सकता है। और फिर ध्वनि, आवाज़ तो करता ही है। तो कुछ चीज़ें आप एक पटाखे के उदाहरण से समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के समय ये सभी घटनाएं जो वो घटित होती है कि जैसे आपने क्या किया, पटाखे को यदि जलाया तो ये सभी घटनाएं जो घटित होती है। और पटाखों का जलना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन ही होगा, जिसमें कि आप लोग देखते हैं कि सदैव जो है वो ऊष्मा जो है वो निकलती है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने यहाँ समझ ही लिया होगा। वैसे मैं आप लोगों को ये जो गंध है, आप लोग देखते होंगे कि पटाखों के जलने के बाद एक अलग प्रकार का गंध भी जो है वो नज़र आता है। वैसे इस पे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग जब घर में भोजन को सड़ते हुए देखते होंगे तो भोजन का एक तरह से सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन ही है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि रोटी को आप 10 दिन रख दें या किसी भी भोजन को आप 10 दिन रख दें तो आप देखिएगा उसमें एक अलग तरह का गंध भी आपको नज़र आएगा, उसका कलर भी चेंज हो चुका होगा और उसमें एक तरह से अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ये सभी घटनाएं आप वहाँ भी देख सकते हैं। वैसे अब हम लोग आगे जो है वो क्रियाकलाप के माध्यम से इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे थोड़ी बातें मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, तो आप उस पर जो है कि थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें होती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह से रासायनिक परिवर्तन में वो जो मैंने आपको 6 घटनाएं बताई वो किस प्रकार से घटित होती है। यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है ये क्रियाकलाप। तो लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन, यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रासायनिक परिवर्तन के समय जो है वो रंग में जो है वो परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक जो है कि बीकर लेना है कांच का, और इसमें आप लोगों को ये घर में भी आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप सावधानी रखें क्योंकि ये एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है होती है और वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। यदि हमें अच्छे से चीज़ें समझ नहीं आए तो हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ समझना है कि जैसे ये कांच का बर्तन है, आप लोगों को एक कांच का बर्तन लेना है और इसमें आपको एक कॉपर सल्फेट का जो है वो विलयन बनाना है। विलयन यानी कि आपको एक घोल बनाना है। तो आप लोग सोचिएगा कि सर कॉपर सल्फेट का विलयन हम कैसे बनाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आधा कप पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट बनाना है। कॉपर सल्फेट मतलब लेना है। देखिए कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो नीला थोथा भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से नीले रंग का घोल होता है तो इसलिए इसको नीला थोथा भी कहते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं कि आप एक तरह से अम्ल है, और तनु इसलिए बोला जा रहा है यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हुआ कि एक तरह से जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो। वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल सिर्फ लेंगे तो आपका जो है कि ज़्यादा अम्ल ही हो जाएगा, तो वो बहुत ही एक तरह से आगजनित हो सकता है।
क्योंकि एसिड है तो इसलिए आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा जो है वो अधिक हो, और उसमें भी कुछ बूंदे ही आपको मिलानी है। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा, यानी कि ये नीले रंग का विलयन मिल जाएगा, और इस नीले रंग के विलयन को ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, आपको एक तरह से लोहा लेना है, जैसे कि आप ब्लेड ले सकते हैं, और ब्लेड को आपको क्या करना है, इस विलयन में डालना है, और डालने के बाद आपको ये परीक्षण करना है कि इसमें किस प्रकार का बदलाव जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग नीले से हरा हो जाता है और एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट बनता है। जैसे ही आप इसमें जो है कि इस आयरन यानी कि इस लोहे को आप, इस ब्लेड के लोहे को आप डालेंगे, तो आप देखेंगे कि एक कॉपर सल्फेट विलयन एक अलग पदार्थ था और लोहा एक अलग पदार्थ है। तो दोनों जब आपस में मिलेगा तो एक तरह से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और कोई नया चीज़ बनाते हैं। तो आप देखिएगा कि ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे, कौन दोनों, कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहा, तो आप देखिएगा कि इस बीकर का कलर जो है इस रूप में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हरे कलर में बदल जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये तो एक तरह से रासायनिक परिवर्तन हुआ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो घटना घटी कि ये नीले कलर का था और ये कलर में क्या हो गया, हरा कलर का हो गया, यानी कि रंग में आप परिवर्तन देख रहे हैं। वैसे आपको इसी को हम समीकरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करें तो आप कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 इसका एक तरह से सूत्र होता है, और ये नीला होता है, तो कलर में आपका मैंने नीला ले लिया है, और फिर इसमें क्या मिला रहे हैं, तो लोहा मिला रहे हैं, और इसके मिलने के बाद क्या बन रहा है, तो आयरन सल्फेट का विलयन बन रहा है, जिसे हम लोग FeSO4 बोल सकते हैं, और ये किस कलर में होगा, तो हरा होगा, और फिर आपका कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा और ये एक तरह से भूरा नीचे। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप एक चीज़ और परीक्षण कीजिएगा कि जब इसमें आप ये लोहे की ब्लेड को आप डालेंगे तो ये कलर में तो चेंज होगा ही होगा, ये ब्लेड का भी रंग जो है वो चेंज हो जाएगा, और ये किस तरह का रंग ले लेगा, भूरा रंग ले लेगा। भूरा रंग कहाँ से आया, तो कॉपर का जो भूरा रंग था वो इस पर क्या हो जाता है, निक्षेप हो जाता है। निक्षेप का मतलब चढ़ जाता है। तो इस अभिक्रिया के बाद लोहे की कील पर भूरे निक्षेप यानी कि कॉपर की परत के कारण होता है। यानी कि बताए थे कि कॉपर की परत में आपका भूरा कलर का एक चीज़ है, और वही कॉपर का जो भूरा कलर है वो ब्लेड पे क्या हो जाएगा, निक्षेप हो जाएगा, यानी कि चढ़ जाएगा, और इससे आप पानी और इस लोहे दोनों में जो है एक अलग कलर जो है वो देख पा रहे होंगे। तो शायद आप इस क्रियाकलाप से ये तो समझ ही गए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन में जो मैंने आपको पीछे घटना बताई कि रंग में जो है वो परिवर्तन होता है, तो किस तरह से आप यहाँ रंग में परिवर्तन देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ जो आप ये तीर देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ दो चीज़ें आपस में इधर मिल रही है, और इस तीर के बाद ये जो मिलने के बाद क्या चीज़ बना रही है, तो इस तीर के बाद इधर जो है उसे लिखा जाता है, और इस पूरी चीज़ को एक तरह से रसायन शास्त्र में जो है समीकरण भी बोला जाता है। तो आप इसे आप यहाँ जो है कि थोड़ा सा समझ लें, और आगे भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है, तो वहाँ आपको आगे और भी चीज़ें जो है वो समझ में आएगी। अब देखिए वहाँ तो मैंने आप लोगों को जो घटना बताई थी कि कलर को आपने समझ लिया कि किस तरह से रंग में परिवर्तन होता है। यहाँ आप लोगों को मैं एक घटना और बताऊँगा कि किस तरह से इसमें गैस बनती है। तो यहाँ गैस किस प्रकार से बनता है तो उसे समझने का प्रयास करते हैं कि सिरका और खाने का सोडा, यानी कि यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक सिरका लेंगे, सिरका और खाने का सोडा के बीच जो है वो अभिक्रिया कराएंगे, और इस अभिक्रिया को एक तरह से परीक्षण करेंगे, और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटित होती है। तो सबसे पहले आपको सिरका लेना है। सिरका को आप लोग जानते हैं कि सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसको मैंने लिया, और एक क्या लिया, खाने का सोडा। खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3। आप लोग सोचिएगा कि सर ये कितना नाम है, तो आप लोगों को देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है। ये सारे नाम मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आप कहीं भी खाने का सोडा के जगह यदि सोडियम बाइकार्बोनेट देख लें तो आपको लगेगा कि सर ने बताया था खाने का सोडा, और यहाँ देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए मैंने दोनों नाम ले लिया है ताकि आप कुछ भी चीज़ें देखें तो आप पकड़ लें कि हाँ क्या चीज़ें ये कही जा रही है। तो ये एक तरह से रासायनिक नाम होता है। अब रासायनिक नाम अलग अलग रख दिया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ाने के लिए तो ये चीज़ें पढ़नी ही होगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसके मिलने के बाद कौन सी घटनाएं घटती है, तो इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस बनेगा, और अन्य पदार्थ भी बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सिरका
एक अलग पदार्थ था, खाने का सोडा एक अलग पदार्थ था, यानी कि ये एक तरह से एक आपका क्षार हो जाता है और ये एक आपका अम्ल हो जाता है। इन दोनों को मिलाएं तो हमारा एक गैस बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके अलावा भी अन्य पदार्थ जो है वो बनते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि पीछे जो घटनाएं घटित होती है कि रासायनिक परिवर्तन में गैस जो निकलता है, ये भी घटनाएं घटित होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। वैसे आपको इसे यदि क्रियाकलाप करना हो तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, एक इस तरह से कांच का बीकर लीजिएगा और इसमें आपको क्या करना है, सिरका लेना है और फिर आपको इसमें क्या मिलाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाना है। और इसके मिलाते ही आप देखिएगा कि एक तरह से एक आपका जो है कि नया गैस जो है वो निकलेगा, जो कि आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आपको इस गैस को समझना हो तो आपको क्या करना है कि एक पाइप लेनी है और इस पाइप के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे बीकर में लेना है, कि जैसे यहाँ। वैसे आपको यहाँ भी पता चल जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एक तरह से गोल गोल यानी कि बूंदा बूंदा टाइप का एक तरह से बुलबुला उठेगा और ये आवाज़ भी करेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में गैस भी बन रहा है और ध्वनि भी उत्पन्न हो रहा है। और यदि आप इसको एक चूने के पानी में मिलाएं तो आपको एक और नया पदार्थ ही बना करके देगा कि जैसे आप इधर एक और बीकर लें और इसमें आप चूने का पानी मिलाएं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से निकाल करके आप यहाँ दे दें। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो बूंद बूंद जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही दिखा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चूने का पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लिया जा रहा है, ये सिरका और खाने का सोडा के बीकर से। और यहाँ से जब इसमें मिलेगा तो ये क्या बनाएगा आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और ये जल बनाएगा। ये दो चीज़ जो है इसके मिलने के बाद, यानी कि एक तरह से तो ये गैस बना रहा है और दूसरे में मिलने के बाद फिर ये दूसरा चीज़ बना रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बता दूं कि सिरका और खाने का सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित यानी कि यहाँ से ले जाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही समीकरण यहाँ मैंने बनाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 और चूने के पानी के साथ मिलता है तो ये क्या बनाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और आपका फिर क्या बनाता है, जल बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वैसे इसे संगमरमर भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नया पदार्थ यहाँ बना और फिर उसको दूसरे पदार्थों के साथ मिलाया तो फिर नया पदार्थ बना। तो आप यहाँ एक गैस की घटना भी समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपस में मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ तक आप सभी जो रासायनिक परिवर्तन थे और रासायनिक जो आपका भौतिक परिवर्तन था और रासायनिक परिवर्तन था, इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और वो सभी जो आपका जो उदाहरण था, भोजन का पाचन और आपका अंगूर का किण्वन, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पदार्थों के साथ दूसरे पदार्थों को मिलाने के बाद जो है एक नया पदार्थ बनता है। तो इसलिए वो सभी घटनाएं जो है वो घटित होती है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब अगले पेज पे हमारा जो लास्ट 2 टॉपिक जो होगा वो होगा भौतिक परिवर्तन के जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना और एक क्रिस्टलीकरण। तो उन दोनों को हम आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले लोहे में जंग लगना, इसे हम लोग समझते हैं कि आखिरकार लोहे में किस प्रकार से जंग जो है वो लगता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं। तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार लोहा में जो जंग है वो किस प्रकार से लगता है, वैसी कौन सी प्रक्रिया है या वैसा कौन सा पदार्थ इसके साथ मिलने के बाद ये चीज़ें घटित होती है, तो उसे हम लोग यहाँ जो है वो समझने वाले हैं। तो जब लोहा ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो लोहे का रंग बदल जाता है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कई बार अपने घरों में भी बहुत सारे लोहे की पदार्थों को देखा होगा। तो लोहे की पदार्थों में आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से देखा होगा कि जैसे जो लोहा नया आप लोग लाते होंगे या कोई भी गेट या साइकिल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो आप शुरुआत में देखते होंगे कि लोहा इस तरह से आपको चमकदार दिखाई देगा और काफ़ी लाइटिंग भी होता है। लेकिन आप कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें एक प्रकार का परिवर्तन होता है और उसमें आप देखते हैं कि कुछ दिन के बाद आपको कुछ तरह से इस तरह से एक नए रंग जो है वो आपको लोहे पे जो है वो देखने को मिलते हैं। ये रंग को ही हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि
जंग बोलते हैं, यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि लोहे में जो है वो जंग लग गया है। तो आखिरकार लोहे में जंग कैसे लगता है? तो देखिए क्या होता है कि लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन तो होता ही है, और उसके साथ साथ जब जल मिलता है, जल या जलवाष्प भी कह सकते हैं कि जल में जो भाप होता है एक तरह से जलवाष्प या जल, इन तीनों के संपर्क यानी कि इन दोनों के संपर्क में आने के बाद लोहा जो है एक तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि अपना रूप दिखाता है। और रूप यानी कि वो जो रूप, नया रूप लोहे का निकल करके आता है वो जंग के रूप में आता है। और इसी जंग को एक तरह से आयरन का ऑक्साइड यानी कि लोहा का ऑक्साइड भी कहा जाता है, और ये लोहे के ऊपर जो है एक तरह से परत के रूप में ऊपर जम जाता है। तो आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि लोहे में किस प्रकार से जो है वो जंग लगता है। तो ये समीकरण आप ध्यान में रख सकते हैं, और ये ध्यान में रख सकते हैं कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है भाग लेती है। तो इसमें ऑक्सीजन और जल लेता है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बरसात के दिनों में ये ज़्यादातर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है कि बरसात के दिनों में जो लोहा है वो ज़्यादा जंग रहित जो है वो होने लगता है। तो यही कारण है, क्योंकि बरसात के दिनों में नमी कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में जो वातावरण में बनी रहती है, तो उस वजह से लोहे में जंग जो है वो जल्दी लगता है। अब आप लोगों को नोट में ध्यान में रखना है कि यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि आर्द्रता यानी कि एक तरह से नमी के बारे में कहा जा रहा है कि वातावरण में यदि आपको नमी ज़्यादा है तो वहाँ जो है जंग लगने की संभावना जो है वो अधिक रहती है, क्योंकि इसके साथ जल्दी जो है वो रिएक्ट करते हैं लोहा, तो इस वजह से जंग लगता है। अब लोहे को जंग से कैसे हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं, तो उनके कुछ उपायों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से लोहा को हम जंग से जो है वो बचा सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए आप लोग पेंट करते होंगे घरों में, आप लोग जानते होंगे कि लोहे के जो भी खिड़की वगैरह होते होंगे, रड जो होते होंगे, उस पर आप लोग पेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जंग जो है वो ना लगे। तो आप एक पेंट कर सकते हैं। दूसरा ग्रीज, ग्रीज ये एक तरह से ग्रीस को कहा जा रहा है। ग्रीस आप समझते होंगे, वो लगाया जाता है और एक परत चढ़ाया जाता है। यानी कि आप लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट कर सकते हैं, यानी कि पेंट यानी कि कलर कर सकते हैं, या ग्रीज यानी कि ग्रीस को भी आप जो है कि एक तरह से लेप के रूप में चढ़ा सकते हैं। तो इससे जो है आपका लोहा जो है वो जंग नहीं लगता है। इसके अलावे आप लोहे पर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिसे जिंक भी कहते हैं, जैसी धातु की परत को चढ़ाकर भी जंग से बचाया जा सकता है। यानी कि इन दोनों के अलावे आप क्रोमियम और जस्ता, इन दोनों की परत को चढ़ाकर भी लोहे को जो है वो जंग से बचा सकते हैं। तो यहाँ आपका एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्रोमियम या तो जस्ता, ये दो धातु की जो है आप जो है परत को चढ़ा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जस्ता है, यानी कि जस्ता की जो परत चढ़ाई जाती है, इसी को एक तरह से गैल्वेनाइजेशन या हिंदी में इसे यसद लेपन कहा जाता है। यानी कि ये प्रक्रिया है, यानी लोहे पर जिंक यानी जस्ता की परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि गैल्वेनाइजेशन बेसिकली क्या है, तो जस्ता की जो परत चढ़ाई जाती है जिस विधि के द्वारा, उस विधि को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे यहाँ आप एक लोहा देख रहे हैं और ये ऊपर एक पतली सी परत जो है इस पर चढ़ाई जा रही है। ये कोई और परत नहीं, वही जिंक यानी जस्ता की परत है। और जैसे इस पे जो चढ़ाया जाएगा जिस विधि के माध्यम से, उस विधि को ही क्या कहा जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन यानी कि यसद लेपन कहा जाता है। अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लवण युक्त जल जो होता है वो जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। यानी कि लवण युक्त यानी कि एक तरह से कह सकते हैं लवण युक्त जल तो समुद्री जल हो सकता है। तो समुद्री जल जो होता है वो जंग की एक तरह से दर को जो है बढ़ा देता है। यानी कि लवण समुद्री जल में जो है ज़्यादा संभावना रहेगी कि आपका जो है जंग जो है वो जल्दी लग सकता है। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि नाव वगैरह जो चलता है पानी में, तो उसमें एक ख़ास प्रकार का नीचे जो है स्टील का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। क्योंकि यहाँ जल्दी जो है वो जंग लगने की संभावना होती है, तो इसलिए खास प्रकार के नीचे का जो ये परत होता है जहाज़ का, उसके नीचे जो है ये दिया जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, वहाँ स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील जो है वो बहुत सी धातु को जो है कि आपस में मिलाकर के ये बनाया जाता है। जैसे कि लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज, आप देख रहे हैं 4 तरह की चीज़ें जो है वो मिलाकर जो है आपका
स्टेनलेस स्टील जो है बनता है। जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि 4 तरह की धातुओं को मिलाकर आपका स्टेनलेस स्टील बनता है और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। तो जहाज़ों में जो है कि नीचे जंग नहीं लगता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जहाज़ का वो नीचे का सतह जो हमेशा पानी के संपर्क में ही रहता है। आप लोग जानते हैं कि पानी में तो ज़्यादा ये रिएक्ट करता है, तो इसलिए स्टेनलेस स्टील का वहाँ प्रयोग किया जाता है। वैसे आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे कि जो ग्लास होता है वो आपका स्टेनलेस स्टील का ही होता है, तो उसमें आप कभी भी जो है कि जंग नहीं लगते पाएंगे, नहीं मतलब लगा हुआ देखे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो ये आपका आप समझ पा रहे हो कि ये स्टेनलेस स्टील जो है वो काफ़ी जो है जंगरोधी होता है, यानी कि ये विरोध करता है, इसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम होती है। तो आपने लोहे में किस प्रकार से जंग लगता है इसे समझा होगा, लोहे को जंग से कैसे हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं वह उसे समझा होगा, फिर गैल्वेनाइजेशन को समझा होगा और फिर स्टेनलेस स्टील को भी समझा होगा। अब इस चैप्टर का हमारा जो आखिरी टॉपिक्स है वो है क्रिस्टलीकरण, जिसे हिंदी में रवाकरण विधि कहते हैं। यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपका एक भौतिक परिवर्तन है और क्रिस्टलीकरण एक विधि है, कह सकते हैं कि विधि है। और इस विधि के माध्यम से हम लोग करते ये हैं कि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी साइज के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी विलयन है और इसमें कोई पदार्थ जो है वो यदि घुला हुआ है और अन्य पदार्थ भी घुले हुए हैं, तो उसमें से जो सबसे शुद्ध पदार्थ होगा, यदि उसे हमको प्राप्त करना हो और उसका एक क्रिस्टल यानी कि एक बड़े साइज के रूप में यदि हमको प्राप्त करना हो, तो हम लोग क्रिस्टलीकरण एक विधि है, इसकी सहायता से यानी कि इसका सहारा लेते हैं और इस विधि के माध्यम से उस शुद्ध पदार्थ को इस विलयन से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि पिछले अध्याय में हमने आप लोगों को बताया था कि समुद्र से जो नमक निकाला जाता है वो वाष्पन विधि द्वारा निकाला जाता है, तो वो शुद्ध नमक नहीं होता है और ना ही उसका किसी प्रकार का कोई क्रिस्टल होता है, जैसा कि आप कोई क्रिस्टल नहीं देखते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं उसे जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि अच्छे से और शुद्ध करने के लिए उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ क्रिस्टलीकरण विधि में क्या हुआ कि डायरेक्टली आप शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं और एक बड़े साइज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टलीकरण एक विधि है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। वैसे और किसी विधि के द्वारा आप जो है किसी शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे कि आप लोग मान लेते हैं कि कोई विलयन है, इसमें बहुत सारे पदार्थ मिले हुए हैं और शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं, और सिर्फ आपको शुद्ध प्राप्त करना हो और एक क्रिस्टल के रूप में, एक साइज के रूप में प्राप्त करना हो, तो ऐसे आप नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि आप क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग नहीं करेंगे तब तक। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, यानी कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो वही कहा जा रहा है जो आपको मैंने अभी समझाया। अब क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो यहाँ से ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।